ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इसमें हम अगेन हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो देखिए ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 पे और आज के 6 लेक्चर का टॉपिक बनने वाला है स्पिन डेंसिटी एंड मैक-कर्नल रिलेशनशिप। ओके तो आज के लेक्चर पे हम सारी चीजें देखेंगे। स्पिन डेंसिटी क्या होती है, मैक-कर्नल रिलेशनशिप क्या है, इसके लिए इक्वेशन क्या है और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे शो करा दूंगी ताकि आप उसे एग्जाम पर ऐड कर सकें। ठीक है तो सिंपल सा लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, तो सिंपली स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके तो फर्स्टली देखो मैं आपको थ्योरी के साथ ही चीजों को समझाते हुए चलूंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है सुनिएगा। यहाँ पे बोल रहा है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इज ऑब्जर्व इन दोज न्यूक्लियस वेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज अ सम एस कैरेक्टर एट द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, देखिए हाइपरफाइन स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वापस से रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हमको उन न्यूक्लियस में ही देखने को मिलती है जहां पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एस कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ओके फिर आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ स्प्लिटिंग इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर पॉजेस्ड बाय द न्यूक्लियस। और ये बोल रहा है जो आपको स्प्लिटिंग के बाद, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के बाद जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज की देखने को मिलेगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या इंडिकेट करती है कि आपके न्यूक्लियस में कितना एस कैरेक्टर प्रेजेंट था। इतनी चीज कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा, नेक्स्ट ये बोल रहा है बट, ये क्या बोल रहा है, बट देर इज ए नो मैकेनिज्म, हमारे पास ऐसे अभी तक कोई भी मैकेनिज्म नहीं है बाय विच अ अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी कुड अपीयर एट अ रिंग प्रोटॉन, मतलब जिससे हम लोग क्या करें, किसी रिंग प्रोटॉन में अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी को अपीयर करा सकें। क्योंकि देखो जब आपके किसी रिंग प्रोटॉन में अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी को आप अपीयर कराएंगे, किसी भी रिंग प्रोटॉन में अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी अपीयर होगी, तब जाके आप उसका हाइपरफाइन स्प्लिटिंग बना सकते हैं। वरना क्या होगा, किसी भी रिंग प्रोटॉन के लिए हाइपरफाइन स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। तो हम बोल रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे पास हाइपरफाइन स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी मैकेनिज्म नहीं आई है जिसके थ्रू हम लोग ये बोल सके कि किसी रिंग प्रोटॉन, रिंग प्रोटॉन मतलब क्या हुआ, रिंग प्रोटॉन मतलब कि सपोज आपका कोई मॉलिक्यूल है जो कि साइक्लिक या फिर रिंग फॉर्म में है, तो उस मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन्स है उनको हम बोलते हैं रिंग प्रोटॉन। तो ये बोला अभी तक ऐसी कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू हम लोग अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी को किसी भी रिंग प्रोटॉन में क्या करें, अपेयर करें। और क्यों नहीं अपेयर कर पाते, इसका रीजन बोल रहा है बिकॉज देयर इज अ नोडल प्लेन इन अ प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल में क्या है, आपको एक नोडल प्लेन देखने को मिलता है। अब नोडल प्लेन मतलब क्या हुआ, देखिए नोडल प्लेन ऐसा प्लेन होता है या फिर आप बोल सकते हो ऐसा रीजन होता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जीरो होती है, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाना मुश्किल है। ठीक है तो हम बोल सकते हैं इस वजह से, इस नोडल प्लेन की वजह से हम ऐसा बोलते हैं किसी रिंग प्रोटॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपेयर कराने की कोई भी मैकेनिज्म अभी तक हमारे पास नहीं है, जिस वजह से आप रिंग प्रोटॉन के लिए हाइपरफाइन स्प्लिटिंग या फिर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है लेकिन ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया, मैक-कर्नल ने दिया। तो ये बोल रहा है अब आपको क्या है, मैक-कर्नल का कॉन्सेप्ट आया, यहाँ लिखा हुआ है मैक-कर्नल जो कि 1956 में इन्होंने जो कि एक टाइप के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया 1956 में इन्होंने एक मैकेनिज्म दिया या फिर आप बोल सकते हो एक रिलेशनशिप दिया, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू हम लोग अपेयरेंस करा सकते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर का, किसके लिए, किसी भी रिंग प्रोटॉन के लिए। तो रिंग प्रोटॉन के लिए हम लोग अभी तक क्या नहीं कर पा रहे थे, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे थे, लेकिन मैक-कर्नल ने क्या किया 1956 में एक मैकेनिज्म शो की, एक मैकेनिज्म प्रपोज की, किसके लिए, फॉर द अपेयरेंस ऑफ अ हाइपरफाइन स्ट्रक्चर फॉर अ रिंग प्रोटॉन, वो भी कैसे सिस्टम के लिए, पाई रेडिकल सिस्टम के लिए। इतनी चीज क्लियर आई। तो मैक-कर्नल का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, जिन्होंने क्या किया एक मैकेनिज्म दी जिसके थ्रू हम लोग हाइपरफाइन स्ट्रक्चर क्या है किसी भी रिंग प्रोटॉन के लिए अपेयर कर सकते हैं, वो भी ऐसे रिंग प्रोटॉन के लिए जो कि कहां से बिलोंग कर रहा होगा, पाई रेडिकल सिस्टम से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है अब मैक-कर्नल के कॉन्सेप्ट को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, अब आपको पता चल गया मैक-कर्नल ने क्या किया, अब हम इसके कॉन्सेप्ट को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अब आपको एक नई चीज देखने को मिलती है, स्पिन पोलराइजेशन। स्पिन पोलराइजेशन क्या होता है सुनिएगा। ये बोल रहा है क्योंकि हमको पता है अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिज्म में हमने ये चीज देखी है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पाई ऑर्बिट polarize the electron of the covalently bonded carbon hydrogen bond। ओके तो ये बोल रहा है हमने ये वेव मैकेनिज्म में देखा है कि जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी पाई ऑर्बिट में, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं। किसको पोलराइज करते हैं, यहाँ जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जो ये कोवलेंट बॉन्ड बना है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं। और इसे वेव मैकेनिज्म में एक डेफिनेशन दी जाती है, इसे एक टर्म से जाना जाता है, इसे बोला जाता है स्पिन पोलराइजेशन, यानी कि अगर स्पिन के थ्रू पोलराइज
पोलराइजेशन हो रहा है, इट मींस इसे हम बोलेंगे स्पिन पोलराइजेशन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम स्पिन बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जो कि पाई ऑर्बिट से बिलोंग कर रहा है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर इनका पोलराइजेशन हो जाता है, इस फिनोमिना को बोला जाता है स्पिन पोलराइजेशन। और इसी स्पिन पोलराइजेशन की वजह से इस कार्बन हाइड्रोजन में जो आपके ये प्रोटॉन है, ये आपका क्या है, एक टाइप का रिंग प्रोटॉन है। ये कार्बन हाइड्रोजन क्या दिखाया हमने, एक टाइप के रिंग प्रोटॉन हमने यहाँ पे शो किए हैं। ये जो आपका रिंग प्रोटॉन है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा पोलराइज्ड हो जाता है, और पोलराइज होने की वजह से इसके ऊपर आपको अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से ए स्मॉल अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी टेक्स प्लेस एट अ प्रोटॉन। तो इसी स्पिन पोलराइजेशन की वजह से, जिसमें आपके पाई ऑर्बिट के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने पोलराइजेशन किया आपके कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ जो आपके प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन किया, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला कि प्रोटॉन के पास स्मॉल अमाउंट की अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी अराइज होगी, बन गई। और इस अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी की वजह से अब आप क्या कर सकते हैं, अपने रिंग प्रोटॉन के लिए हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि किसने बताया था, मैककेनल ने बताया था 1956 में। ठीक है, तो ये जैसा आपका एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जो हमने अभी आपका कवर किया। अब हम आगे बात करते हैं अब एक्चुअल में होता क्या है, इस मैककेनल रिलेशनशिप क्या, उसको हम समझते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा, नेक्स्ट ये बोल रहा है इन एरोमेटिक रेडिकल डिलोकलाइजेशन कॉज एवरेज स्पिन एवरेज अनपेयर्ड स्पिन पॉपुलेशन। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा, ये बोल रहा है इन अनपेयर्ड रेडिकल डिलोकलाइजेशन कॉज एवरेज अनपेयर्ड स्पिन पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कार्बन इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है अगर आपके पास कोई एरोमेटिक रेडिकल है और उस एरोमेटिक रेडिकल में ऑब्वियस सी बात है डिलोकलाइजेशन होगा, अगर वो एरोमेटिक है तो डिलोकलाइजेशन होगा। तो इस डिलोकलाइजेशन की वजह से अगर आप एवरेज अनपेयर्ड स्पिन पॉपुलेशन निकालेंगे, अब एवरेज अनपेयर्ड स्पिन पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ, यही है एवरेज अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी। डेंसिटी को इसने क्या बोला है, पॉपुलेशन बोला है। तो अगर आप किसी एरोमेटिक रेडिकल में जहां डिलोकलाइजेशन हो रहा है, उसके लिए अगर आप अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी की वैल्यू निकालोगे, एवरेज वैल्यू निकालोगे, तो किसी पर्टिकुलर कार्बन के लिए तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हमेशा लेसर देन 1 मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा, ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ स्पिन पोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड अपॉन इट्स प्रिसाइज वैल्यू एंड इट इज टर्म एज अ पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। तो ये बोल रहा है कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी रो होता है, ये क्या होता है, और इस रो का हमने आगे यूज करना है। इसका यूज किसने किया था, मैककेनल ने किया था अपनी इक्वेशन पे। तो ये बोल रहा है जो आपका रो है, इसे आप बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी, और ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ स्पिन पोलराइजेशन, कितने अमाउंट का स्पिन पोलराइजेशन होगा, इसे कौन रिप्रेजेंट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। और हमको पता है स्पिन पोलराइजेशन क्या होता है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्पिन पोलराइजेशन में आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी पाई ऑर्बिट के, ये आपके जो आपका बोल सकते हो प्रोटॉन होता है, रिंग प्रोटॉन होता है, या फिर कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या करता है, पोलराइज करता है। तो कितना पोलराइज करेगा, कितने अमाउंट का पोलराइजेशन होगा, कितने अमाउंट का स्पिन पोलराइजेशन होगा, ये डिपेंड करता है इसके प्रिसाइज वैल्यू पे, जिसे टर्म दिया जाता है इस पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। ओके, और मैककेनल ने क्या है, इसी रो के लिए रिलेशनशिप दी थी। इन्होंने क्या बोला था अपनी रिलेशनशिप में, इन्होंने एक रिलेशनशिप दी है जिसमें इन्होंने ये बोला कि जो आपका ए है, अब ये ए क्या होता है, देखिए ये ए होता है आपका हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट। तो आपने देखा है हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, जब भी हम हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कराते हैं तो हमको कुछ इस टाइप से पीक ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो इन पीक्स के बीच में अगर आपको ये दो पीक्स ऑब्टेन हो रही है, तो इन पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसे हम बोलते हैं ए, जिसे आप बोलते हैं हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट। तो मैककेनल ने इसी हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट और रो, जिसे आप बोल रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनके बीच में एक रिलेशनशिप दिया। इन्होंने बोला जो आपका हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट है, जिसे आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी यानी कि रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम बोल सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। इतनी चीज क्लियर आई। अब हमने क्या किया, ये क्या है, इनके बीच का रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप किसने दिया था, मैककेनल ने दिया था। तो मैककेनल रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, या फिर हम बोल सकते हैं मैककेनल ने अपने रिलेशनशिप में क्या बोला, मैककेनल ने अपने रिलेशनशिप में ये एक्सप्लेन किया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रो के प्रोपोर्शनल है। यानी कि आपके हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के मैग्नीट्यूड की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है,
किस पे डिपेंड करती है, रो पे डिपेंड करती है, विच इज अवर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या आप बोल सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी। इतनी चीज क्लियर है। इस रिलेशनशिप को दिया था मैककनल ने, इसे बोला जाता है मैककनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम बोलेंगे मैककनल इक्वेशन। कैसे करेंगे, हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट होता है हमारा Q। तो और इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है, मैं आपको नीचे वैल्यूज दिखाऊंगी। अभी ये बोल रहा है अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमको मिलेगा Q, तो हमने यहाँ पे लगा दिया Q, तो हमारा इक्वेशन बना A इज इक्वल टू Q इंटू रो। तो ये इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, मैककनल इक्वेशन। इतनी चीज क्लियर है। और यहाँ पे A आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर लिखा है स्मॉल है, ओके। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट, रो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर आप बोल सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी, और Q आपका बन जाता है कांस्टेंट। तो ये रिलेशनशिप आपका क्या होता है, मैककनल रिलेशनशिप। इसकी इक्वेशन को आप बोलते हैं मैककनल इक्वेशन, जो कि आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, आपकी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की क्या मैग्नीट्यूड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा आपकी पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन डेंसिटी होगी, उतना ही ज्यादा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी डेफिनेटली बढ़ेगा। इतनी चीज कर लेंगे, तो यहाँ तक कितना हुआ। ठीक है, अब देखो बाकी क्या बोल रहा है, हमारे पास जो Q कांस्टेंट है इसकी वैल्यूज भी हमारी फिक्स रहती है। अगर हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग रिंग प्रोटॉन्स ले रहे हैं, तो यहाँ हम लोग Q की वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे, 2.25 एम टेस्ला के इक्वल रखेंगे। और अगर हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारी Q की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 50.06 एम टेस्ला के इक्वल आएगी। तो हमने Q की वैल्यू कुछ इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ इस टाइप से ऐड करनी है। ठीक है, अब आगे ये एक और चीज बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अलाउ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरी। ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये जो आपने रिलेशनशिप देखा मैककनल रिलेशनशिप, जो कि आपको ये बोलता है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, सॉरी, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और A इज इक्वल टू Q इंटू रो। तो ये रिलेशनशिप आपको क्या बताता है, ये एक टाइप का डायरेक्ट लिंक है किसके बीच में, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू के बीच में। कैसे है, क्योंकि देखो ना आपका जो ये A है, ये एक टाइप की क्या होती है, आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इसे आप बाय एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट करते हैं, ओके। और जो आपका रो है, जिसे आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपकी क्या है, एक टाइप की थ्योरेटिकल वैल्यू है, जिसे आप सिंपली क्या है, हकल एमओ मेथड से यूज करते हैं, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम बोल सकते हैं इस रिलेशनशिप में हमारे पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं ये रिलेशनशिप क्या है, हमको एक डायरेक्ट लिंक देता है किसके बीच में, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू के बीच में। इतनी चीज क्लियर है। तो बस इतनी चीज यहाँ पे ऐड की हुई। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैंने ऐड किया था, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए अब ये एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है बेंजीन नेगेटिव आयन का। ठीक है, तो ये बेंजीन नेगेटिव आयन में ये आपका मैककनल इक्वेशन यूज करके आपको ये 3 इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है कि मैककनल इक्वेशन में आपने क्या क्या वैल्यूज रखनी है। तो हमको पता है हमको एक Q की वैल्यू मिलनी चाहिए, एक चार्ज डेंसिटी की मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ हमको एक प्रोटॉन हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की वैल्यू मिलनी चाहिए, विच इज हमारा स्मॉल a, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, बेंजीन नेगेटिव आयन के लिए जो आपकी Q की वैल्यू होती है, इनकी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो किसके इक्वल होती है, 22.5 गाउस के इक्वल होती है। और अगर आप इसके लिए चार्ज डेंसिटी देखेंगे, तो ये बोल रहा है चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो ये बोल रहा है चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी है, 1/6 एट ईच कार्बन एटम, ओके। और अगर आप यहाँ पर को प्रोटॉन हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की बात करेंगे, तो प्रोटॉन हाइपरफाइन स्प्लिटिंग आपको कितना मिलेगा, 3.75 गाउस। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप जस्ट लास्टली पुट कर दीजिएगा बेंजीन नेगेटिव आयन का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बनता है हमारे मैककनल इक्वेशन का। ठीक है, तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।